पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे। लेटेस्ट पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे के अकॉर्डिंग अनएम्प्लॉयमेंट रेट इंडिया में हाईएस्ट है आफ्टर 1972 इन रूरल एज वेल एज इन अर्बन इंडिया। मतलब 1972 के बाद इंडिया ने पहली बार इतनी हाईएस्ट अनएम्प्लॉयमेंट रेट देखी है और फेस कर रही है। रूरल एरियाज़ में अनएम्प्लॉयमेंट रेट 5.3% है, वेर एज अर्बन एरियाज़ में ये 7.8% है। मतलब अर्बन एरिया इज़ फेसिंग लार्ज अनएम्प्लॉयमेंट रेट इन कंपैरिजन टू रूरल एरियाज़। रूरल मेन में ये अनएम्प्लॉयमेंट रेट 3 टाइम्स है इन कंपैरिजन टू लास्ट सर्वे, और वेर एज रूरल वुमेन में ये रेट डबल है। बल्कि अर्बन एरियाज़ में हम देखते हैं कि मेन में अनएम्प्लॉयमेंट रेट मोर देन ट्वाइस है, मतलब डबल से ज़्यादा है, और वुमेन में भी ये करीब दोगुनी है। एक चीज़ यहाँ पर कॉमन नहीं, बहुत ही यूनिक है कि पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे ये बताता है कि जो लोग हायर डिग्री ऑफ एजुकेशन जिनके पास है और जो लोग बिल्कुल भी पढ़े लिखे नहीं हैं और जिन लोगों के पास कोई भी डिग्री या फिर कोई कुछ भी पढ़ाई उन्होंने नहीं की है, वो एक सेम लेवल की अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो फेस कर रहे हैं। सो चाहे कोई पर्सन बहुत ही हाईली एजुकेटेड हो या फिर कोई पर्सन जो बिल्कुल भी पढ़ा लिखा नहीं हो, दोनों अनएम्प्लॉयमेंट फेस कर रहे हैं, वो भी सेम लेवल की। नॉन लिटरेट फीमेल्स इन रूरल एरियाज़ के अंदर जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो रिड्यूस हुई है, और वही अर्बन फीमेल्स में जिनकी एजुकेशन प्राइमरी लेवल तक है या प्राइमरी लेवल की जॉब है, वो लोग भी उनके लिए भी जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो रिड्यूस हुई है। अब हम अगर कम्युनिटी वाइज चेक करें अनएम्प्लॉयमेंट रेट को, तो क्रिश्चियंस जो है उनका जो हाईएस्ट अनएम्प्लॉयमेंट रेट है अर्बन और रूरल एरियाज़ में। मतलब क्रिश्चियंस काफ़ी ज़्यादा हाईएस्ट अनएम्प्लॉयमेंट रेट फेस कर रहे हैं। मुस्लिम्स की अनएम्प्लॉयमेंट रेट 6.5% है, 6.3%, और हिंदूज जो हैं वो 5.2% पे अनएम्प्लॉयमेंट रेट शो कर रहे हैं। सैलरीड एम्प्लॉयज़ के बारे में बात करते हैं। मेल्स जिनको पेड लीव्स जो है उनके लिए एलिजिबल नहीं है। अर्बन एरियाज़ में वैसे मेल्स 53% जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं, और रूरल एरियाज़ में ऐसे जो मेल हैं वो 58% रिप्रेजेंट करते हैं। अब वुमेन की बात करें जिनको पेड लीव नहीं मिलती है, तो अर्बन एरियाज़ में 51% ऐसी वुमेन है वर्किंग एरिया में जिन्हें पेड लीव नहीं मिलती है। रूरल एरियाज़ में नंबर गोज़ टू 48%। अब ये भी देखते हैं कि 2011-12 में जो लास्ट सर्वे हुआ था उसके कंपैरिजन या उससे लेकर अभी तक में जो पेड लीव्स में इन एलिजिबिलिटी बढ़ी है। मतलब पेड लीव्स जिन्हें जितने लोगों को नहीं मिल रही है उनके नंबर में इजाफा हुआ है कितने परसेंट का, 4 to 6%। सो दिस इज़ लाइक अ वेरी ह्यूज रेज इन परसेंटेज। अब अनएम्प्लॉयमेंट का मेजरमेंट के बारे में बात करते हैं। इसमें 2 तरह के अप्रोचेस की यूज़ होता है, यूजुअल स्टेटस अप्रोच एंड सेकंड करंट वीकली स्टेटस अप्रोच। अब जो फर्स्ट अप्रोच है स्टेटस अप्रोच, उसमें एक रेफरेंस पीरियड जो है वो 365 डेज़ का लिया जाता है। जब सर्वे हो रहा हो उससे 1 साल पहले का जो टाइम पीरियड है वो उसको कंसिडर किया जाता है, और अकॉर्डिंग टू इट जो हमारा अभी अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो 6.1% है। अब करंट वीकली स्टेटस अप्रोच जो है, इसमें जब सर्वे होता है तो उससे ठीक एक वीक पहले का जो टाइम होता है उसको कंसिडर करते हैं, और उसके अंदर अनएम्प्लॉयमेंट रेट 8.9% है। हम पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे के बारे में कुछ बैकग्राउंड समझेंगे। मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन ने PLFs को बनाया था अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ अमिताभ कुंडू। ये सर्वे 2 मेजर ऑब्जेक्टिव्स के साथ डिज़ाइन किया गया था जो एम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट को मेजर करे। फर्स्ट ऑब्जेक्टिव ये था कि लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन और एम्प्लॉयमेंट स्टेटस जो कि शॉर्ट टाइम इंटरवल में होता है लाइक 3 मंथ्स के अंदर, उसके डायनेमिक्स को मेजर करने के लिए करंट वीकली स्टेटस अप्रोच या फिर जो
ऑब्जेक्टिव है ओनली इन अर्बन एरियाज, उसको PLFS प्रोवाइड करता है। सेकंड है बोथ रूरल एंड अर्बन एरियाज़ में ये लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन एज वेल एज एम्प्लॉयमेंट स्टेटस चेक करता है। यहाँ आप देखेंगे कि 2019-20, 2018-19 और 2017-18 के कुछ अनएम्प्लॉयमेंट का डेटा है। यहाँ पर आप सारे कैटेगरीज़ में देखेंगे कि 2018-19 और 17-18 मतलब एक साल के गैप के अंदर बहुत कुछ ज़्यादा नहीं बदला है और हर कैटेगरी में बहुत ही माइन्यूट डिफरेंस है। लाइक अनएम्प्लॉयमेंट रेट को ले लें या फिर लेबर पार्टिसिपेशन रेट को ले लें, वर्कर्स पॉपुलेशन को ले लें, अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट को ले लें, रूरल अनएम्प्लॉयमेंट को ले लें या फिर फीमेल पार्टिसिपेशन रेट को ले लें, जो कि काफ़ी उसमें माइन्यूट डिफरेंस दिखता है। अब फीमेल पार्टिसिपेशन रेट है वो तो देखा जाए तो इंक्रीज़ ही हुआ है, जो 17.5% था 17-18 में, तो वो जाके 18.6 हो गया है 18-19 में। नेक्स्ट टॉपिक इज़ TN मनोहरन टास्क फोर्स। इन्होंने क्या कहा है, पहले ये इमेज हम देखते हैं। अनलाइक द US, यूरोप और फ्यू एशिया पैसिफिक कंट्रीज, इंडिया डज नॉट हैव अ सेकेंडरी मार्केट फॉर कॉरपोरेट लोन्स। तो कॉरपोरेट लोन्स के जो सेकेंडरी मार्केट के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ मनोहरन साहब, और वो कह रहे हैं कि इंडिया में ये एग्जिस्ट नहीं करता है ये मार्केट। और ये जो कमिटी मनोहरन जी, TN मनोहरन जी ने हेड की, उसको RBI ने बनाया था और ये स्पेसिफिकली जो कॉरपोरेट लोन्स के सेकेंडरी मार्केट के डेवलपमेंट जो इंडिया में हो सकता है कि नहीं, उसको चेक करने के लिए या फिर उसके बारे में सोचने के लिए इस कमेटी को बनाया गया था। एक और रीज़न से भी बना था, टू रिव्यू द एग्जिस्टिंग स्टेट ऑफ मार्केट, मतलब जो करंट मार्केट स्टेटस है फॉर लोन सेल और ट्रांसफ़र इन इंडिया, और हमारे लोन ट्रेडिंग का इंटरनेशनल मार्केट में क्या स्टेटस है उसको भी रिव्यू करने के लिए ये कमेटी बनी थी। की रिकमेंडेशन जो मनोहरन सर ने दिया है वो है सेटिंग अप ऑफ दीज इंस्टीट्यूशन, जो अभी मैं मेंशन करने जा रही हूँ। सबसे पहले है सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी ऑफ पार्टिसिपेंट्स, जो डिटेल फाइनल करेंगे फॉर द मार्केट, सेकेंडरी मार्केट, तो उसके लिए एक सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी जो है वो इस्टेब्लिश करने की बात कही है। सेकेंड है सेंट्रल लोन कॉन्ट्रैक्ट रजिस्ट्री। थर्ड है ऑनलाइन लोन सेल प्लेटफॉर्म टू कंडक्ट ऑक्शन ऑफ द सेकेंडरी मार्केट लोन्स, मतलब सेकेंडरी मार्केट के लोन्स के ऑक्शन के लिए एक ऑनलाइन लोन सेल प्लेटफॉर्म भी सेटअप करने की बात करते हैं। अभी जो रेगुलेशंस हैं फॉर सिक्योरिटाइजेशन ऑफ लोन्स, एसेट रिकंस्ट्रक्शन, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट एंड एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग्स, इनके रेगुलेशंस को भी ये अमेंड करने की बात करते हैं। अब सेबी, IRDA या फिर बाकी जो नॉन बैंकिंग एंटिटीज़ हैं जो म्यूचुअल फंड्स, इंश्योरेंस कंपनीज और पेंशन फंड्स के बारे में विजिल रखते हैं या फिर जिनके बारे में वो जिनको रेगुलेट करते हैं, अब इन सब के रेगुलेशंस में भी मनोहरन सर ने कहा है कि अमेंडमेंट होना चाहिए। तो ये सारे ऑर्गेनाइजेशंस या फिर एक इंस्टीट्यूशन, एक पूरा कोएग्जिस्ट करने वाला इंस्टीट्यूशन के बारे में मनोहरन सर ने सजेस्ट किया है। नेक्स्ट टॉपिक इज़ मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। 2019 का ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स रिलीज़ हो चुका है और इसके हाइलाइट्स जो इंडिया स्पेसिफिक है वो हम देखते हैं। इंडिया ने 2006 से लेके 2016 मतलब 1 डिकेड या 10 साल के अंदर 271 मिलियन पीपल को गरीबी से बाहर निकाला है और ये फास्टेस्ट रिडक्शन है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स के अंदर। इंडिया और कंबोडिया ने अपने MPI वैल्यूज़ को सबसे फास्टेस्ट जो है वो रिड्यूस किया है। इंडिया एंड कंबोडिया का जो रैंकिंग है या फिर उनके जो पैरामीटर्स चेक हुए हैं वो 10 सिलेक्टेड कंट्रीज़ के बीच हुए हैं जिनको MPI के लिए एनालाइज किया गया था। अब इंडिया के अंदर भी जिस स्टेट ने सबसे फास्टेस्ट अपनी मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी को रिड्यूस किया है वो है झारखंड, जिसने 2006 में जिसका MPI 74.9% हुआ करता था, अब वो जाके 46.5% हो चुका है। बिहार अभी भी सबसे पुअरेस्ट स्टेट है।
India, along with Peru and Ethiopia, has significantly reduced deprivation on all 10 indicators. तो बेसिकली MPI के अंदर 10 इंडिकेटर्स जज होते हैं और उन सारे 10 इंडिकेटर्स के अंदर इंडिया ने इम्प्रूवमेंट की है. अब यहाँ शेड्यूल ट्राइब की बात करें तो 50% जो इस कम्युनिटी के लोग होते हैं वो अभी भी गरीब हैं. रूरल एरिया में जो पॉवर्टी रिडक्शन हुई है उसने अर्बन एरिया के मुकाबले ज़्यादा पॉवर्टी को रिड्यूस किया है, मतलब अर्बन एरिया को पछाड़ दिया है. यहाँ पर इमेज में बाय कास्ट ग्रुप के अकॉर्डिंग जो पॉवर्टी रिड्यूस हुई है और रिलीजियस ग्रुप और एज ग्रुप के अंदर जो पॉवर्टी का रिडक्शन हुआ है, आप इसके बारे में यहाँ पर देख सकते हैं. हम समझते हैं MPI के बारे में. ये एक्चुअली स्पेशल फोकस देता है चाइल्ड पॉवर्टी के बारे में, मतलब बच्चे जो बहुत ही गरीब हैं और बेसिकली इन साउथ एशिया के बच्चे जो गरीब हैं उनके ऊपर इसका स्पेशल फोकस रहता है. साउथ एशिया में ये इंडेक्स बताती है कि 70 मिलियन जो चिल्ड्रन है जो 5 साल के अंदर है वो स्टंटेड या फिर अंडरवेट है. और स्टंटेड मतलब उनकी हाइट ज़्यादा नहीं बढ़ती और अंडरवेट मतलब जितनी उनकी BMI या फिर जितना उनका एक नॉर्मल वेट होना चाहिए उसके वो नहीं होके उससे काफ़ी कम होता है. और ये जस्ट बिकॉज ऑफ लैक ऑफ फूड, लैक ऑफ मनी होता है. रिपोर्ट ने 10 कंट्री को आइडेंटिफाई किया है जो जिनके अंदर पॉवर्टी जो है वो क्या बोलते हैं रिड्यूस हुई है. सो ऐसे 10 कंट्रीज़ हैं, वो उनके नाम ये हैं: बांग्लादेश, कंबोडिया, कोंगो, इथोपिया, हैती, इंडिया, नाइजीरिया, पाकिस्तान, पेरू एंड वियतनाम. इन 10 कंट्रीज़ में लेवल ऑफ पॉवर्टी जो रिड्यूस हुई है उसके बारे में इंडेक्स बात करती है. अब हम बात करेंगे मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स के बारे में. स्पेसिफिकली हमने 2019 MPI के बारे में बात की कि इसमें क्या खास था कि इस इंडेक्स ने चाइल्ड पॉवर्टी को स्पेशल फोकस किया है. सेकंड में कि इसने 10 कंट्रीज़ को आइडेंटिफाई करके उसमें जो पॉवर्टी रिडक्शन हुआ है उसके बारे में इलस्ट्रेट किया है या फिर डिस्कस किया है. अब हम जनरल में MPI मतलब मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स के बारे में समझेंगे. ये 2010 में डेवलप किया था किसके द्वारा? ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव और UNDP मतलब यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम. और इनका जो फ्लैगशिप ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट प्रिपेयर किया था उसके लिए 2010 में ये इंडेक्स बनाई गई थी. आप नाम याद रखिएगा, ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव एंड UNDP हैज़ डेवलप्ड दिस मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स. अब ये 3 कैटेगरीज में जो है वो जा कर के पॉवर्टी को मेजर करते हैं. वो 3 कैटेगरीज कौन सी है? हेल्थ, एजुकेशन एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग. ये एक इंटरनेशनल मेजर है किस चीज़ का? एक्यूट मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी, मतलब सिर्फ पॉवर्टी नहीं, एक्यूट जो पॉवर्टी की जो सबसे एडवांस स्टेज होती है उसको ये मेजर करता है और 10 डेवलपिंग कंट्रीज़ को ये उसके लिए मेजरिंग के लिए कवर करता है. इसने ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स को रिप्लेस किया है. Okay, these are the 10 indicators on which MPI is being measured. फर्स्ट जो इंडिकेटर है वो न्यूट्रिशन है, सैनिटेशन है, चाइल्ड मोर्टेलिटी, ड्रिंकिंग वाटर, ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, इलेक्ट्रिसिटी, स्कूल अटेंडेंस, हाउसिंग, कुकिंग फ्यूल एंड एसेट्स. आप इस इमेज में देख रहे हैं कि जो 3 कैटेगरीज है, एजुकेशन, हेल्थ एंड लिविंग स्टैंडर्ड, उसके अंदर ही जो ये इंडिकेटर्स है वो इक्वली डिवाइडेड है. लाइक हेल्थ के अंदर अगर देखा जाए तो न्यूट्रिशन एंड चाइल्ड मोर्टेलिटी आती है. एजुकेशन के अंदर स्कूल अटेंडेंस और ईयर्स ऑफ स्कूलिंग आता है और सबको एक प्रॉपर जो वेट है वो असाइन किया गया है. लिविंग स्टैंडर्ड्स के अंदर फ्यूल, सैनिटेशन, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, हाउसिंग एंड एसेट्स आर बीइंग कवर्ड. यहाँ हम देखेंगे कि रंगाराजन पैनल ने जो पॉवर्टी है इंडिया में, जो पुअर्स है उनके नंबर ये काउंट किए थे या बताए थे और तेंदुलकर पैनल ने इतने बताए थे कि 21.9% ऑफ पॉपुलेशन इन इंडिया आर पुअर.
नेक्स्ट टॉपिक इज़ इंडिया स्किल्स रिपोर्ट 2020। इंडिया स्किल्स रिपोर्ट 2020 जिसका 7th एडिशन जो है वो लॉन्च हो चुका है। रिपोर्ट के बारे में जानते हैं। ये एक जॉइंट इनिशिएटिव है बिटवीन वी बॉक्स एक टैलेंट असेसमेंट कंपनी है और पीपल स्ट्रॉन्ग एंड कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री CII, किसके कोलैबोरेशन में ये रिपोर्ट बनी है? UNDP, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, AICTE एंड एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज़। तो इन सारे लोगों ने जॉइंटली इस रिपोर्ट को लॉन्च किया है। ये जो रिपोर्ट है वो बेसिकली डिमांड एंड सप्लाई ऑफ टैलेंट को मेजर करता है, इंडस्ट्री में क्या अभी हाल में स्टेटस है उसको लेकर। रिपोर्ट ये बोलती है कि स्टूडेंट्स जो वेरियस स्ट्रीम से कॉलेज से पास आउट हो रहे हैं उसमें उन लोगों में 46% से ज़्यादा जो स्टूडेंट्स हैं वो एम्प्लॉयबल हैं और ये जो परसेंटेज है वो लास्ट 3 ईयर्स से जो है स्टैगनेंट है, मतलब ना ये ज़्यादा हो रही है और ना ही कम हो रही है, बल्कि ये ज़्यादा होनी चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो यूनिवर्सिटी से निकले, कॉलेज से निकले, उन्हें एम्प्लॉयबल होना चाहिए, बट ऐसा नहीं हो पा रहा है। जो फीमेल एम्प्लॉयबिलिटी है वो मार्जिनली बढ़ के 46 से 47 हो गई है, 1% का डिफरेंस है। और वही मेल वर्कफोर्स की जो एम्प्लॉयबिलिटी है वो डिक्रीज़ हुई है, वो 47.3% थी 2019 में, जो 46% हो गई है 2020 में। जो हाईएस्ट एम्प्लॉयबल टैलेंट स्टेट्स हैं जिनके अंदर बच्चे जाते हैं और काम करते हैं वो इंडिया में महाराष्ट्र, तमिलनाडु एंड उत्तर प्रदेश है। रिपोर्ट ने एक अपनी कंसर्न जाहिर की है ओवर जेंडर पैरिटी। जेंडर पैरिटी कहने का मतलब वुमेन और मेल का रेशो जो इन वर्किंग पॉपुलेशन। तो 2020 के रिपोर्ट ये रिफ्लेक्ट करता है कि जो मेल टू फीमेल कैंडिडेट्स हैं, जो कंपनीज उनको हायर करती है वो इस रेशो में करती है, दैट इज़ 71:29। मतलब हर 71 मेल्स के लिए देखा जाए तो 29 फीमेल्स जो है वो हायर की जाती है। तो दिस इज़ नॉट लाइक हाफ ऑफ द फीमेल ऑल्सो, मतलब 71 है यहाँ पर और 29 है, बल्कि इसे जनरली अगर एक आइडियल सिनेरियो देखें तो वो 50-50 होना चाहिए, 50% मेल और 50% वुमेन, बट ऐसा नहीं है। इट्स वे टू लो देन 50-50, इट्स 71:29। और ये जो गैप है ये बहुत ही सबसे अभी तक का वाइडेस्ट गैप है। कैंडिडेट्स जिनके पास 1 से 5 साल का एक्सपीरियंस है वो मैक्सिमम डिमांड में रहते हैं, ये भी रिपोर्ट ने बताया है। और जो एम्प्लॉयज़ में जो मेन डोमेन या फिर मेन पैरामीटर्स के ऊपर जो उनको जज करते हैं वो क्या क्या है? डोमेन नॉलेज, मतलब उनको अपनी डोमेन की नॉलेज होनी चाहिए। एनवायरनमेंट में कितने ईजिली वो अडेप्ट हो जाते हैं, अडेप्ट कर लेते हैं। लर्निंग एजिलिटी एंड उनका पॉजिटिव एटीट्यूड, ये 4-5 पैरामीटर्स पे एक एम्प्लॉय को जज करता है और उसके ऊपर एक पर्सन को जॉब मिलने की चांसेस रहती है। अब इन रिक्रूटमेंट्स में जो एम्प्लॉयर्स हैं उन्होंने ये एक्नॉलेज किया है कि गवर्नमेंट का 50% रोल है प्रोग्राम्स जो अपने वो रन करते हैं उसके थ्रू लोगों को एम्प्लॉयबल बनाने की, which almost 9 in 10 employers admits that candidates meet their requirement। इसका मतलब है कि एम्प्लॉयर्स ये कहते हैं कि 10 में से 9 कैंडिडेट्स जो हैं उनके रिक्वायरमेंट्स को मीट करते हैं। और ये भी बोलते हैं कि जो 50% जो रोल गवर्नमेंट का है वो करीब करीब काफ़ी सक्सेसफुल है इन अपने प्रोग्राम्स को रन करने में, जहाँ पर वो पर्सन को एम्प्लॉयबल बना रहे हैं, स्किलफुल बना रहे हैं, लाइक स्किल इंडिया प्रोग्राम। तो ऐसे एम्प्लॉयर्स के नंबर क्या है? 50%। और वो क्या मानते हैं कि 10 में से जो 9 कैंडिडेट्स उनके रिक्वायरमेंट्स को मैच करते हैं वो ड्यू टू रोल ऑफ गवर्नमेंट। 60% स्टूडेंट्स ही सिर्फ नेशनल अप्रेंटिसशिप स्कीम के बारे में उन्हें मालूम था, मतलब 40% स्टूडेंट्स वर नॉट नोइंग अबाउट दिस स्कीम एट ऑल। ओके, दीज आर दी 5 पैरामीटर्स ऑन विच एन एम्प्लॉयर जज अबाउट द एम्प्लॉय। ये वी बॉक्स की तरफ से आप देख रहे हैं कि
रिपोर्ट में ये 5 जो पैरामीटर्स है वो मेंशन्ड है। सो फ्रेंड्स, अगर आप जॉब अभी नहीं कर रहे और जॉब पाना चाहते हैं तो इन 5 फैक्टर्स पे प्लीज़ वर्क करें, जिसके वजह से आपको आपकी जो जॉब मिलने की चांसेस है वो हाई हो जाएंगी। नेक्स्ट टॉपिक इज़ ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट 2019। इंडिया 10 स्पॉट गिर के उसे 68th रैंक मिली है इन ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट 2019। ग्लोबल हाइलाइट्स पहले देख लेते हैं। सिंगापुर, यूएसए, हांगकांग जो 3 कंट्रीज़ हैं उन्होंने टॉप किया है इस इंडेक्स में, और जो रीजन जो मोस्ट कॉम्पिटिटिव रीजन है वो एशिया पैसिफिक बन के आया है, क्लोजली फॉलोड बाय यूरोप एंड नॉर्थ अमेरिका। सो एशिया पैसिफिक इज़ द मोस्ट कॉम्पिटिटिव रीजन इन द वर्ल्ड। नॉर्डिक कंट्रीज़ जैसे डेनमार्क, फिनलैंड, आइसलैंड जो है वो मोस्ट टेक्नोलॉजिकली एडवांस कंट्रीज़ के अंदर आते हैं। चाइना ने रैंक जो उसे मिली है वो है 28th, और ये ब्रिक्स कंट्रीज़ के अंदर हाईएस्ट रैंक है, वाइल वियतनाम इज़ द मोस्ट इम्प्रूव्ड कंट्री इन एशिया जो 67th प्लेस उसे मिली है। आप यहाँ पर देखिए, ये ग्लोबल रैंकिंग है, 2018 का भी है और 2019 का है। जैसे सिंगापुर ने 2 पॉइंट्स गेन करके वो फर्स्ट पे आ गया है, हांगकांग भी इम्प्रूव उसने किया है, जापान डाउन गया है। ऐसे करके आप इंडिया का भी देख सकते हैं, ये 58 पे था 2018 में, अब 19 में आके वो 68 हो चुका है। सो 10 प्लेस वो नीचे आ चुका है। इसका रीज़न भी हम देखेंगे। सबसे पहले ब्रिक्स में ये वर्स्ट परफॉर्मिंग जो कंट्री है वो बन चुकी है। इंडिया 2018 में उसको 58th रैंक मिली थी। इंडिया अपने नेबर्स से हालांकि काफ़ी आगे है, जैसे श्रीलंका ने 84th प्लेस गेन की है, बांग्लादेश 105th पे है, नेपाल है, पाकिस्तान है। बट फ्रेंड्स, हमें ये देखना होगा कि इंडिया ने अगर कुछ उसमें इसके रैंक में गिरावट आई है तो वो कुछ 1-2 रैंक की नहीं है, बल्कि पूरे 10 रैंक की है। इंडिया की कुछ अच्छी बातें भी है इस रिपोर्ट में, जैसे उसने मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी में काफ़ी अच्छा जो है वो पोजीशन गेन किया है। यहाँ पर जो मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है मार्केट की वो अच्छी रहती है। मार्केट की साइज़ ऑफ कोर्स इंडिया वो काफ़ी बड़ी है, इसीलिए उसने इस कैटेगरी में काफ़ी हाई रैंक उसे मिली है। इंडिया की एक और जो सेक्टर है दैट इज़ फाइनेंशियल सेक्टर, वो डीप और स्टेबल है, ये रिपोर्ट बोलती है। अब हम समझते हैं कि 10 रैंक जो घट गए हैं इंडिया के वो किस रीज़न से हैं। सबसे पहले कि इंडिया ने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और कम्युनिकेशन को बहुत अच्छे से अडॉप्ट नहीं किया है और ना कर पाया है। यहाँ पर लोगों की बहुत ही लाइफ एक्सपेक्टेंसी बहुत लो है और पुअर हेल्थ कंडीशंस हैं लोगों के, जिसके वजह से जो काम करने में या फिर लोग ज़्यादा प्रोडक्टिव और एफिशिएंट नहीं होते हैं। यहाँ पर वर्कर्स के जो राइट्स है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए काफ़ी कुछ नहीं है, और लेबर मार्केट जो पॉलिटिक्स है वो हाईली डेवलप्ड नहीं है। और जो लास्ट और बहुत इम्पॉर्टेंट बात है कि जो पार्टिसिपेशन है वुमेन का वो बहुत ही ज़्यादा लो है, क्रिटिकली लो। अब ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स के बारे में हम बात करते हैं। एक ये ईयरली रिपोर्ट है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 1979 से इसे पब्लिश कर रहा है। ये 141 इकोनॉमीज़ को मेजर करता है और एनालाइज करता है, और ये जो जिस इंडिकेटर्स को देखकर एनालाइज करता है वो इंडिकेटर्स के जो टोटल नंबर है 103 है, मतलब 103 इंडिकेटर्स को वो एनालाइज करता है, जो 12 पिलर्स के अंदर ऑर्गेनाइज्ड है। मतलब देयर इज़ लाइक 1 2 3 4 ऐसे करके 12 पिलर्स हैं, और उसके अंदर जो इंडिकेटर्स है वो मेंशन्ड है, वो टोटल है 103। ये 12 पिलर्स कौन कौन से हैं एक बार हम उसे देख लेंगे। इंस्टीट्यूशंस, इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशंस टेक्नोलॉजी अडॉप्शन, मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, हेल्थ, स्किल्स, प्रोडक्ट मार्केट, लेबर मार्केट, फाइनेंशियल सिस्टम, मार्केट साइज, बिजनेस डायनामिज्म, इनोवेशन, कैपेबिलिटी। तो यहाँ इमेज में हम देख सकते हैं कि हाउ इंडिया हैज़ फेयर्ड इन इट्स ओवरऑल रैंकिंग। 2007 में इंडिया की रैंकिंग थी 63, 2018 में थी 58, और 2019 जो अभी है 68 हो गई है। मतलब पहले 58 थी और उससे पहले 63 थी, मतलब दोनों ही साल से वो अभी नीचे है।
अब 2019 में अगर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर का हाल कैसा है, तो रिपोर्ट उसे रैंकिंग देता है 70, जो कि 2018 में 63 था। सो 7 पॉइंट्स इसमें वो नीचे आ चुका है। आईसीटी अडॉप्शन मतलब इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी जो है, उसको अगर इंडिया ने अडॉप्ट किया है तो वो किस रैंक पे है, 120, और पहले था 117। हेल्थ देखें तो 108 पे पहले था, अब 110 हो गया है। स्किल्स देखें लोगों की तो 107 पे अब है और 96 पे पहले था। इसी तरह से जो फाइनेंशियल सिस्टम है वो अब 40 पे है, पहले 35 पे था। मार्केट साइज़ बराबर बने हुए हैं 3 और 3, मतलब पहले भी इसकी मार्केट साइज़ की रैंकिंग बहुत हाई थी, 3rd रैंकर है इंडिया, और अभी भी जाके 3rd रैंकर है। बट इस मार्केट साइज़ का फ़ायदा उठाने के लिए इंडिया को ये सारे जो इंडिकेटर्स हैं उस पर वर्क करना होगा, नहीं तो इस मार्केट साइज़ का कोई फ़ायदा नहीं है। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक 2019, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के लेटेस्ट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडियन इकोनॉमी जो है वो 2020 में एक्सपेक्ट हो रही है कि 7% उसमें ग्रोथ आएगी, मतलब जीडीपी जो होगी वो 7% आएगी। और ये जो रिपोर्ट है वो कौन सी रिपोर्ट ऐसा बोल रही है, वो बोल रही है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, जो कि पब्लिश करता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया जो है उसने अपनी रैंक जो है वो बनाई हुई है किस कैटेगरी में, वर्ल्ड्स फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी, जिसकी प्रोजेक्टेड ग्रोथ रेट हो सकती है 1% फॉर 2019 फिजिकल ईयर। वर्ल्ड इकोनॉमी जो है वो 2019 में प्रोजेक्टेड ग्रो कितना करेगा, 3%, जो कि स्लोवेस्ट ग्रोथ है सिंस दी ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस। ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस कब की बात करते हैं, 2008 की। तो 2008 से लेके अभी तक की जो स्लोवेस्ट ग्रोथ है वो 2019 में देखी जाएगी इन वर्ल्ड इकोनॉमी। अब ये देखिए ग्रोथ प्रोजेक्शंस जो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक ने किया है, यहाँ पर आप देखेंगे इमर्जिंग मार्केट एंड डेवलपिंग इकोनॉमीज़ जो है वो 2020, 2021, मतलब अगर देखा जाए 2020 में तो ये 3 जो पैरामीटर्स है, ग्लोबल इकोनॉमी, एडवांस्ड इकोनॉमी और डेवलपिंग इकोनॉमीज़, उनकी जो ग्रोथ है इट हैज़ बीन डिक्रीज टू द लोएस्ट लेवल, वो माइनस में जा रहे हैं। और 2021 में वो अप होंगे और 2019 में it's like marginal increment. Next topic is Leeds Index. Logistic ease across different states index. इस इंडेक्स में गुजरात ने अपनी हाईएस्ट रैंकिंग बनाए रखी है। ये लीड्स इंडेक्स कौन डेवलप करता है, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री अलॉन्ग विद डिलॉयट। डिलॉयट इज़ अ कंसल्टेंसी फर्म। लीड्स इंडेक्स जो है वो एक परसेप्शन बेस्ड असेसमेंट करता है ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड लॉजिस्टिक अक्रॉस इंडियन स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। मतलब इंडियन राज्यों, भारत के राज्यों और उसके यूनियन टेरिटरीज में इंटरनेशनल ट्रेड के लिए क्या लॉजिस्टिक्स उपलब्ध है या फिर वो कैसे अडॉप्ट कर रहा है, उसके लिए एक परसेप्शन बेस्ड असेसमेंट जो है वो करने के बाद लीड इंडेक्स जो है अपनी रैंकिंग निकालता है। अब 2019 के एडिशन ने अपना जो फोकस है वो डोमेस्टिक और इंटरनेशनल ट्रेड दोनों के ऊपर किया है, ना ही सिर्फ इंटरनेशनल ट्रेड के ऊपर। अब ये जो इंडेक्स है उसके क्या इंडिकेटर्स है जिसके ऊपर रैंकिंग प्रोवाइड करी जाती है, मैं कुछ ही मेंशन करूँगी। क्वालिटी ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर, क्वालिटी ऑफ सर्विसेज ऑफर्ड बाय लॉजिस्टिक सर्विस प्रोवाइडर्स, एफिशिएंसी ऑफ रेगुलेटरी प्रोसेसेस, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ कार्गो मूवमेंट एक्सेट्रा। आप ये देख लीजिएगा। अब ये लीड्स 2019 की एक इमेज है कि यहाँ बताता है कि इसका एम है क्या, लॉजिस्टिक्स की कितनी ईज़ है, कितनी ईजिली एक सामान एक स्टेट से दूसरे स्टेट या फिर इंटरनेशनली जो है वो मूव हो सकता है। उसमें जो फर्स्ट रैंक है वो गुजरात को मिली है, सेकेंड है पंजाब, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र एंड 5th इज़ तमिलनाडु। बॉटम 5 का भी यहाँ पर नाम दिया हुआ है जिसमें आप ये देख लीजिएगा। टॉप 3 स्टेट्स जो हैं उन्होंने अपनी पोजीशन को मेंटेन करके रखा है, मतलब गुजरात, पंजाब, आंध्र प्रदेश जो था उनकी जो पोजीशन लास्ट ईयर भी थी वो सेम थी। नेक्स्ट टॉपिक इज द मर्जर ऑफ CSO एंड NSSO। CSO क्या होता है, सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस, और NSSO क्या होता है, नेशनल सैम्पल सर्वे ऑफिस। NSSO इज नेशनल सैम्पल सर्वे ऑफिस
और सेंट्रल स्टैटिस्टिक ऑफिस, इन दोनों को मर्ज करके नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस मतलब NSO बनाया गया है। अब ये जो स्टैटिस्टिकल सिस्टम है इसको रीवैम्प करने के लिए कब शुरुआत हुई, किसने बोला, कैसे ये स्टार्ट हुआ, इसके बारे में जानते हैं। 2000 की बात है, एक कमेटी बनी C रंगाराजन के अंदर। 2000 में 2000 मतलब साल 2000 में एक कमेटी बनी जिसको हेड किया C रंगाराजन ने, और इन्होंने बोला कि NSO को है वो इस्टेब्लिश किया जाना चाहिए एज अ नोडल बॉडी फॉर कोर स्टैटिस्टिकल एक्टिविटीज़। स्टैटिस्टिकल एक्चुअली इज़ द डेटा कलेक्शन। सो ये जो डेटा कलेक्शन है उसके लिए NSO को जो है वो फॉर्म किया जाना चाहिए, ऐसा C रंगाराजन कमेटी ने बोला, मतलब आज से 20 साल पहले। फिर उन्होंने ये भी बोला कि जो NSA है वो नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन के अंदर काम करेगा और पार्लियामेंट को आंसरेबल होगा, गवर्नमेंट को नहीं, ताकि जो डेटा का कलेक्शन, कैलकुलेशन और डिसेमिनेशन है उसको क्लीन किया जा सके, करप्ट फ्री किया जा सके, ऐसा बोला गया था। अब जो नेशनल पॉलिसी ऑन ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स है इसको रिस्ट्रक्चर किया गया इस थ्योरी को रिस्ट्रक्चर करके नेशनल पॉलिसी ऑन ऑफिशियल स्टैटिक्स जो है वो लास्ट ईयर लाया गया। अभी नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस और CSSO ये दोनों ही मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिकल के अंदर काम करते हैं। NSO जो है नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, वो गवर्नमेंट के अंदर डायरेक्टली काम करेंगे और इसे हेड कौन करेगा, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स के सेक्रेटरी। NSO एंड CSSO जो बोथ मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के अंदर आते हैं, वो उन्हीं के सेक्रेटरी NSO को डायरेक्ट मैनेज करेंगे। नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन के बारे में जानते हैं। ये एक ऑटोनोमस बॉडी है जो कि 2005 में बनी थी आफ्टर द रिकमेंडेशन ऑफ रंगाराजन कमीशन। इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो है स्टैटिस्टिकल एजेंसीज जो प्रॉब्लम फेस करती है उनको रिड्यूस करना। इसमें 4 मेंबर्स होते हैं बिसाइड्स अ चेयरपर्सन, मतलब चेयरपर्सन के अलावा 4 और मेंबर होते हैं जिनको स्टैटिस्टिकल फील्ड में स्पेशलाइजेशन होती है और एक्सपीरियंस होता है। जो कमीशन के सेक्रेटरी होते हैं वो चीफ स्टैटिस्टिशियन ऑफ इंडिया होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज ऑपरेशन ट्विस्ट। RBI ने गवर्नमेंट बॉन्ड्स का परचेज और सेल साइमल्टेनियस रूप से करने की बात बोली है अंडर दी लाइंस ऑफ ऑपरेशन ट्विस्ट। और ये जो गवर्नमेंट बॉन्ड्स होंगी और जो उनका परचेज और सेल होगा वो कितने रुपीज़ का होगा, ₹10,000 करोड़ का, और इसकी मैच्योरिटी पीरियड कितनी होगी, 10 ईयर्स। अगर ये ऑपरेशन ट्विस्ट के अंदर ये पॉलिसी अगर RBI अपना रही है तो ऑपरेशन ट्विस्ट के बारे में हमें जानना ज़रूरी है। US फेडरल रिजर्व के मॉनेटरी पॉलिसी टूल को ऑपरेशन ट्विस्ट बोला जाता है, एक यूनिक फॉर्म ऑफ टूल था। 2011-12 में टू इन्फ्लुएंस द इंटरेस्ट रेट इन द मार्केट, जो US फेडरल रिजर्व है उसने इकोनॉमी को स्टिमुलेट करने के लिए ये ऑपरेशन ट्विस्ट जो है वो अपनाया था। इसके तहत गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ का सेल और परचेज साइमल्टेनियसली होता है बाय ब्रिंगिंग डाउन लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट रेट। जो ये टूल है उसका मेन एम जो होता है वो यील्ड कर्व के शेप को चेंज करना रहता है, इसीलिए इसका नाम जो है वो ट्विस्ट रखा गया, मतलब यील्ड कर्व के शेप को ट्विस्ट किया जाता है, इसीलिए ट्विस्ट, ऑपरेशन ट्विस्ट इसका नाम पड़ा। अब इस टूल के अंदर एक ही बार में, मतलब एक ही बार नहीं, एक ही समय में शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज़ को ख़रीदा जाता है और लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज़ को शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज़ को बेचा जाता है और लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज़ को
खरीदा जाता है थ्रू ओपन मार्केट ऑपरेशंस। तो अगर लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज़ को अगर सेंट्रल बैंक खरीदती है तो उसकी डिमांड इंक्रीज हो जाती है। नेक्स्ट है भारत बिल पेमेंट सिस्टम BBPS। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने भारत बिल पेमेंट सिस्टम के रीच को एक्सपैंड किया है और उसके अंदर कुछ न्यू कैटेगरीज को ऐड किया है, जिसके लिए जो है वो कंज्यूमर्स अब पेमेंट कर सकते हैं थ्रू BBPS, जैसे स्कूल फीस, म्यूनिसिपल टैक्सेस, इंश्योरेंस प्रीमियम्स। भारत बिल पेमेंट सिस्टम क्या है? ये एक रिजर्व बैंक का कॉन्सेप्चुअलाइज सिस्टम है, मतलब रिजर्व बैंक के द्वारा ये सोचा गया और लाया गया एक सिस्टम है जिसमें बिल पेमेंट की सुविधा मिलती है कंज्यूमर्स को, वो भी कैसे? डिजिटली। मतलब आपको बिल पेमेंट पहले हम किसी भी ऑफिस में जाके करते थे, अगर इलेक्ट्रिसिटी बिल देना है तो हम ऑफिस जाएंगे, फिर वहाँ पर हम इलेक्ट्रिसिटी बिल देंगे, लेकिन अब डिजिटली ये जो ऑफ़र या जो सर्विस प्रोवाइड की जाती है वो ये भारत बिल पेमेंट सिस्टम के थ्रू होता है, जिसको RBI ने शुरू किया है। ये रन कौन करता है? RBI ने तो इसको सोचा, लेकिन इसके लिए नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को लाया गया, जो इसको देखभाल या फिर इसकी सारी चीज़ें वो मैनेज करती है। इसका फ़ायदा कंज्यूमर को ये है कि वो सारे बिल्स को एक ही जगह पे कंट्रोल कर सकते हैं और वो अपनी बिल्स कहीं भी किसी भी वक्त पे कर सकते हैं। अभी जो कैटेगरीज भारत बिल पेमेंट सिस्टम के अंदर है वो है इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, गैस, टेलीकॉम एंड DTH। मतलब ये सारे कैटेगरीज़ के अंदर आप जाके पेमेंट कर सकते हैं और अपने जो बिल पेमेंट्स है उसको क्लियर कर सकते हैं।